अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा पूछ रहे हैं, मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूसीसी लॉन्च इन इंडिया, हिंदुत्व एजेंडा और ट्रू सेकुलरिज्म। क्या बात है। ये तो देखते हैं, हाल ही में एक मोदी जी की वीडियो आई थी, उस पर हमने रिएक्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया था कि ये होना चाहिए। तो देखते हैं कि यूसीसी है क्या और इसमें किसको फायदा और किसका नुकसान है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाय गाइस, दिस इज निकिता। ऑन 14 जून 2023 से 30 डेज यानी कि 13 जुलाई तक इंडिया के 22nd लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर रिलीजियस लीडर्स और देश के सभी सिटीजन्स का ओपिनियन मांगा है। ये स्टेटमेंट जारी होते ही पूरे देश के कुछ ऑपोजिशन के ग्रुप्स ये कहने लगे कि ये हिंदुओं का एक प्रोपोगंडा है बाकी धर्मों पे अपना धर्म इम्पोज करने के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। एंड जो इसके सपोर्ट में है वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों पे हिंदू रिलीजन के हिसाब से लॉज इम्पोज किए जाएंगे, बल्कि इसके आने की वजह से भारत के सभी लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जैसे बाकी डेवलप्ड नेशंस में होती है। और देखो, कई एक्सपर्ट्स से एक्चुअली इंटीमेशन मिला है कि यूसीसी जो है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली पूरे नेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किया जाएगा। एंड इनफैक्ट अभी 2022 में ही गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट किया है। और उत्तराखंड का केस तो आपको पता ही होगा। उत्तराखंड इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। इनफैक्ट वहाँ के सीएम का तो 2022 में पोजीशन पे आते ही फर्स्ट अनाउंसमेंट ही यही था कि वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना चाहते हैं। अभी बस 19 जून को भी सीएम ने खुद ही कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक कमेटी फॉर्म की थी जो सभी स्टेक होल्डर्स यानी अलग अलग समुदाय कम्युनिटीज के लोगों से बात करके उनका फीडबैक ले रही थी, जिससे ही यूसीसी का ड्राफ्ट रेडी किया गया था। बट यहाँ सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर यूसीसी जैसा इतना बड़ा इशू, इतना नेशनल इशू स्टेट गवर्नमेंट्स पे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो वह इसका स्टोरी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो ये भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट ना हो और ये भी चाहते थे कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो। देखो, आज तक इंडिया में सभी रिलीजन ना अपने खुद के पर्सनल लॉज से रूल होते आए हैं, जैसे कि हिंदूज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, मुस्लिम्स मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937 से, क्रिश्चियंस द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से, और पारसीज पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली पर्सनल लॉज का मतलब होता है मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन के जैसे राइट्स, जो पर्सनल राइट्स होते हैं जो इंडिया में हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हिंदू हो तो आप 2 शादियां नहीं कर सकते, वो एक क्राइम होता है। लेकिन वहीं अगर आप एक मुस्लिम हो तो आपको 4 शादी करना अलाउड होता है। इंडिया में यही पर्सनल मैटर्स पर रिलीजन के हिसाब से रूल्स अलग अलग होते हैं। बस गवर्नमेंट इसी को बदलना चाहती है और इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए एक कॉमन लॉ यूसीसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिससे सभी इंडियन सिटीजन्स पर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन स्पेशली, उनके मैरिज, उनके डिवोर्स, उनका इनहेरिटेंस, उनका एडॉप्शन, हर एक पर्सनल इशू पे, हर एक पर्सनल राइट पे एक ही लॉ एक्सेप्ट हो। लेकिन इसी यूनिफॉर्म कोड को लेके आजादी के पहले से ही नेहरू और डॉक्टर आम्बेडकर जी के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। देश के शुरुआती दिनों में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट या फिर रिवाइज करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूसीसी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उस वक्त फंडामेंटल राइट सब कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्लॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐड किया था। एंड इसका फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजा कुमारी अमृत कौर ने जमकर अपोजिशन किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इससे लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर पर्दा, सती जैसे बहुत सारे एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो होते थे उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उनके सजेशन पर आगे ये सब क्लॉज ऐड किया गया कि स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजन के परे जाके लॉ बना सकती है। बट एग्जैक्टली इसी बात पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई। पहला ग्रुप, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह जैसे नामी लोग थे, जो ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करके उससे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर देना चाहिए। और दूसरा ग्रुप नेहरू जी लेड कांग्रेस मेंबर्स का था, जो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी देश में देखो बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस चल रहा है, और अगर हम उसमें
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ना तो इससे माइनॉरिटी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि देश उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर कर रहा है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर तभी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनकी बात भी टाली नहीं जा सकती थी। एंड उस समय असेंबली में नेहरू जी का भी से बहुत ज्यादा था, इसीलिए बड़े ही स्मार्टली यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स बनाने की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज DPSPs के आर्टिकल 44 में डाल दिया गया, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आगे जाकर आगे की गवर्नमेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के हर कोने कोने तक यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पे खेल देखो, अगर यूसीसी को शुरुआत से ही फंडामेंटल राइट्स के साथ रखा गया होता तो उस पर कानून भी बनाना पड़ता और सबको उसे फॉलो भी करना पड़ता था। सो इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में डालकर एक सजेशन के तौर पर फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात तो श्योर है, आज तक लोगों के इस पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ओपिनियंस है। पहले जानते हैं वो लोग जो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इनकी 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स है, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट यूसीसी के बहाने बाकी सभी धर्मों पर हिंदू प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को इम्पोज कर रही है। सो अगर यूसीसी लॉ बन गया तो उन्हें अपने कस्टम्स को छोड़कर हिंदू कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक ऑपोजिशन ये दे रहे हैं कि यूसीसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हर इंडियन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन की गारंटी देता है, यानी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडिया के ही अगेंस्ट है। उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स भी पर्सनल लॉ में टोटल यूनिफॉर्मिटी चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो उन्होंने यूसीसी को शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखा होता। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, ये बातें शेड्यूल 7 के इन 3 लिस्ट में लिखा होता है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट सेक्शन में लिस्टेड सब्जेक्ट्स पर यूनियन और स्टेट्स दोनों ही लॉज बना सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स कभी सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे, तो वो सिविल कोड को यूनियन लिस्ट में रखते जिससे ये इजीली इंप्लीमेंट हो जाए। उनका चौथा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब CRPC और IPC जैसे मेजर लॉज, क्रिमिनल लॉज इंडिया वाइड यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हुए बिना भी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, तो इंडिया को यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज की क्या जरूरत है। सिंपली समझे तो आज सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही रेप के लिए डेथ पेनल्टी मिलती है, बाकी सभी स्टेट्स में एक सर्टेन इयर्स का इम्प्रिजनमेंट ही रेप की सजा होती है। वैसे ही यूपी में बेल ग्रांट करने वाला CRPC सेक्शन 438 स्टेट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होता है। तो ऐसे लॉज के इंडिया में, पूरे इंडिया में कई सारे एग्जांपल्स हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि उन लॉज से भी तो एफिशिएंटली लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है ना, तो फिर पर्सनल लॉ में यूनिफाइड लॉ की क्या जरूरत है। ये हो गए जो अगेंस्ट है उनके मेजर आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं जो उसके यूसीसी के फॉर है या फिर सपोर्ट में है, उनका क्या ओपिनियन है। देखो, मेजर इंटरव्यूज में आप देखोगे कि जो इसे अपोज कर रहे हैं ना, वो यूसीसी को हिंदू सिविल कोड का नाम दे रहे हैं। सो सपोर्टर्स का मेन आर्ग्यूमेंट ही ये है कि क्या इस लॉ को ऐसा कहना सही है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी यूसीसी ऑलरेडी एप्लीकेबल है। वहाँ हर रिलीजन के लिए मैरिज का स्पेसिफिक लीगल एज 18 ईयर्स है। पॉलीगैमी को भी एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। डिवोर्स में भी दोनों कंट्रीज के सिविल कोड में लीगल प्रोसेस के थ्रू डिवोर्स मिल जाता है। सो यही सेम क्लॉज तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मौजूद है। सो क्या फ्रांस और जर्मनी भी हिंदू कोड को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज कि हमारे देश में भी शुरुआती गवर्नमेंट्स भी यूसीसी को लाना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लागू किया था, जिसके तहत किसी भी इंडियन सिटीजन को इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करने का राइट है, वो भी किसी रिलीजियस कस्टम को फॉलो किए बिना। सो यूसीसी भी इसी का तो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बाय सपोर्टर्स इज कि क्या डाइवर्स पर्सनल लॉज उन कम्युनिटीज के लोगों के, स्पेसिफिकली उन कम्युनिटीज के वुमेन के फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यूसीसी एंड इनफैक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का भी सबसे मेजर प्लस पॉइंट ही है वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल के लिए हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स के लिए ये जो कॉमन एक्ट है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, यानी लड़कियों को भी एग्जैक्ट हाफ मिलेगा जितना लड़कों को मिलेगा। लेकिन यही अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखेंगे तो मान लो एक मुस्लिम फैमिली में उसके फादर का डेथ होता है तो लड़के को सबसे मेजर शेयर मिलेगा एंड लड़की को लड़के के शेयर का आधा मिलेगा। एंड अगर एक मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड का डेथ होता है तो उसे अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी का भी 1/8 ही मिलता है और बाकी बटेगा उनके बच्चों में। क्रिश्चियंस में भी थोड़े सिमिलर लॉज है। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें क्रिश्चियन औरत अपने 10 साल के अब्यूसिव मैरिज से बाहर निकलने के लिए जब डिवोर्स प्ली करके चर्च गई थी तो उसे ये कहते हुए डिवोर्स से मना कर दिया गया था कि क्रिश्चियन कैथलिक्स डिवोर्स नहीं ले
सकते हैं। वैसे ही इंडिया में भले ही आज ट्रिपल तलाक बैन हो, लेकिन मैं आपको बता दूं आज पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है अभी भी। इस्लाम में ना इंस्टेंट तलाक के अलावा भी एक और तरीका होता है, तलाक हसन, जिसके अंदर मुस्लिम मेन के पास ये पावर होती है कि वो इंस्टेंटली 3 बार तलाक बोलने के बजाय 3 महीनों के दौरान हर महीने 1 बार तलाक बोल के भी तलाक ले सकते हैं। सो यूसीसी आने से क्या होगा कि ये सारे पर्सनल लॉज अलग अलग रिलीजन्स के खारिज हो जाएंगे और सारे लोगों पे, सारे औरतों पे स्पेशली इम्प्लीमेंट होगा सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि क्या अभी पर्सनल लॉज होने की वजह से कम्युनिटीज की औरतों का राइट टू लाइफ यानी कि खुद के बेटरमेंट और अपने हक के लिए स्टैंड लेने का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बाय सपोर्टर्स इज कि सरकार खुद भी यूसीसी पास नहीं करके आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ और आर्टिकल 15 जो कहता है कि स्टेट सिटीजन्स के बीच रिलीजन और बाकी चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स भी यूसीसी पास नहीं होने की वजह से वायलेट हो रहे हैं। एंड बात रही आखिरी काउंटर आर्ग्यूमेंट की, जो सीआरपीसी पूरे कंट्री में अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट्स का, उसको काउंटर करने की, तो जो सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि हमें विद टाइम लॉज को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। सो अगर कोई लॉज बिना यूनिफॉर्मिटी के इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं लाइक सीआरपीसी एंड आईपीसी एंड फिर भी काम हो रहा है, तो बस सोचो कि सही से इंप्लीमेंट होने पर वो कितना एफिशिएंटली वर्क करेंगे। सो बेसिकली किसी भी कंट्री को विद टाइम अपने लॉज को अपडेट करते रहना चाहिए। अब देखो, मेरा इस पूरे मुद्दे पर मेरा तो ये मानना है कि इंडिया यहाँ पर अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ट्रूली सेक्युलर नेशन में क्या होता है, अगर आप यूके यूएस को देख लो तो वहां लोगों को फुल फ्रीडम है अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने का। लेकिन अल्टीमेटली जब बात आती है पर्सनल लॉज की, तो चाहे मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, कॉम्पेंसेशन, इन सब में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक ही सिंगल लॉ अप्लाई होता है। लेकिन इस पूरे इशू पर आपका क्या कहना है? क्या आप यूसीसी के फॉर जो बात कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनकी बात से एग्री करते हो, या जो उनके अगेंस्ट है उनकी बात से एग्री करते हो कि यूसीसी को अप्लाई नहीं करना चाहिए? आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड अब तक यूसीसी को अगर कोई डिटेल में नहीं समझ पाया है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं, क्यों इसके ऊपर इतना इशू, इतना डिबेट हो रहा है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन अभी ऐसा है कि इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उनको नेशन वाइड काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबली काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। आई मीन यूएसए के प्रेसिडेंट का पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मानना, पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का पीएम मोदी के पैर छूना, एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का पीएम मोदी को ही इज द बॉस ये बुलाना। एंड अभी तो हाल ही में इलॉन मस्क ने भी पीएम मोदी को आई एम अ बिग फैन ऑफ पीएम मोदी ऐसा बोला था। सो आखिर क्यों हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर्स में इतना ज्यादा पॉपुलर है? इसके पीछे के रीजन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसमें हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप अगर वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई आज तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। ये वैसे देखा जाए तो ये इंडिया के वकीलों को कितना मसला मसाइल बनता होगा और जजों को, कितने धर्मों की यहाँ पे बात होती है, तो हर धर्म के उस हिसाब से वो केस लड़ना, उस हिसाब से तैयारी करना। लेकिन तो ये है कि जमीन जायदाद का मसला एक्सक्यूज भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ जजेस जो है ना केस लेने से वो एक्सक्यूज जो लेकिन उसका हल तो निकालते ही है ना। चलो मुतलका जज जो है वो उसको केस हैंडल किया जाता है वैसा, लेकिन वो प्रैक्टिस वैसा बहुत ज्यादा करते हैं। हर रिलीजियस को वैसा वो पहले परखते हैं, जांचते हैं, फिर उस हिसाब से फैसला। फिर सेकुलर कंट्री तो है ना, ये भी तो बात है। और चीज को भी तो सामने रखना। बाकी बात ये है कि भाई इसमें लड़कियों का फायदा है। अगर ये जिस तरह होता है ना कि देखा जाए तो मुस्लिम में वाकई सही बात है भाई साहब, जो है दूसरा हिस्से मिलता है ना, मतलब डबल हिस्सा है, 3 हिस्से हो, 2 हिस्से लड़के के और एक हिस्सा जो है वो लड़की का होगा। तो ये कानून मुसलमानों ने खुद से तो नहीं बनाया। क्या मतलब? ये खुदा की तरफ से बना, हमारे इस्लाम में है। हाँ, वो दूसरे में वो पूरा मिलता है। हाँ, हिंदू धर्म में पूरा, बाकी सब क्रिश्चियन में भी है, वो भी थोड़ा सा अलग है। नहीं, उनका अलग है, उनका थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उनका भी खुदा की तरफ से है। तो जैसे भी है, क्योंकि इनकी नहीं, जैसे भी इन्होंने भाई चेंजिंग की है अपनी किताबों में नहीं, कानून में उन्होंने कानून बनाया है। नहीं, किताबों में धर्म को तो किसी एक साइड पे रख देते हैं, कानून को ही फॉलो करते हैं। सही बात है। वैसे जिस देश में बंदा रहता है वहां के कानून तो फॉलो करने पड़ेंगे।
और मुसलमान तो भाई साहब सीधी सी भड़केंगे खुद ही, क्योंकि भाई साहब सबसे ज्यादा नुकसान ही उनका हो रहा है, मुस्लिम से ही हो रहा है नुकसान, लड़कों का हो रहा है, लड़कियों का नहीं हो रहा। ये सीधी सी बात है भाई साहब। लड़कियों का क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी देखें, जब आप पूरी दुनिया में जाएगा भी आप तलाक ही नहीं ले सकते, जिस तरह वो उसके अंदर है क्रिश्चियन में, हाँ वो अपना हिस्से मांगने गई, वो अलग मुद्दा है। भाई साहब दूसरे कंट्री में यहाँ पे तलाक ले सकती है, इसमें इंडिया में कोई जब सेक्युलर जो बनेगा अमेंडमेंट की जाएगी कानून के अंदर, भाई साहब उसमें से सभी लिखे तलाक ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं तलाक लेते हैं? सभी के लिए जब रूल ही एक हो जाएगा। नहीं उसमें है भाई साहब आंखें बंद करके सुन रहा था भाई, क्या है तलाक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये कि भाई साहब जो मर्द है उनको डबल जमीन मिलती है या जायदाद मिलती है वालिदैन की, लड़की को मिलती है आधी। अब लड़की का हो जाएगा पूरा हिस्सा, लड़कों को जलेगी ना। तो बात ये भाई साहब एक और बात भी है कि बंदे जो है मुस्लिम जो 4-4 शादियां करते हैं, वो सारे नहीं करते, जो साहिब हैसियत होते हैं या जो रखते हैं माल रखते हैं, या जो भाई साहब जिनका पार्टनर मतलब कि उसकी बीवी मर जाती है, उसके मतलब उसकी बीवी बच्चे छोटे हैं, तो उसको पालने के लिए क्या वो इजाजत नहीं है? वो एक टाइम पे 4 एक टाइम में यार वो एक टाइम पे 4 डेथ हो जाती तो वो तो जब नेक्स्ट करेंगे तो वो एक ही रहेगी, एक टाइम पर एक टाइम में एक बीवी। हिंदुस्तान का कानून ये चाहता है कि भाई एक टाइम पर एक बीवी होगी। लेकिन ये है ना, जिस तरह औरतों की तादाद बढ़ रही है, खवातीन की तादाद दिन ब दिन वो तो ज्यादा है। वो एक का लाइसेंस होगा, दूसरी को लाइसेंस के बगैर ही चलेगा। क्या मतलब एक से शादी होगी, दूसरी को वैसे ही बंदा रखे। अगर इस्लाम के रूप से देखा जाए तो बजाय फांसियां बनने के अगर वो किसी की बीवी बने, है भाई साहब। और नहीं कोई इंडिया में कोई नजायज नहीं, लिविंग में नहीं, उनका कानून है, मुसलमानों के लिए तो नहीं। लेकिन ये कि इससे मुआशरे की मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमान क्या तो तेरी सलाह वो ऐसे नहीं रहते। मुसलमान लड़की है, मेरे दोस्त है उसके साथ लिविंग में थी, बता वो रहती है भाई, तो वो अपनी मर्जी शामिल कर रही है ना, दीन को तो फॉलो नहीं ना कर रही, लेकिन भाई अपनी मर्जी आ गई। इंसानियत की भलाई अगर देखी जाए, जिस तरह खवातीन की तादाद बढ़ रही है, तो एक लड़की एक मर्द से शादी करेगी तो फिर कितनी लड़कियां जो है वो बगैर शादी के रहेंगी? सवाल तो बनता है भाई, सवाल तो बनता है भाई साहब। जरा ना क्योंकि अभी ऐसी बात करेंगे तो वो हवाई बात होगी, जरूर बताइएगा कि लड़कियों की और लड़कों की रेशो क्या है, ताकि आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी जो मेरे हिसाब से दुनिया में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं, 3 गुना ज्यादा लड़कियां। हाँ जरूर बताइएगा। अगर चलो हर बंदे के आपके तरफ से अगर ये सिविल कोड बनाना है, तो अगर जो मुसलमान या दूसरे जो मिनोरिटी वाले हैं वो कहें कि भाई साहब जिस तरह हमारा धर्म फॉलो करता है इस तरह का कानून बनाओ, सारे इसी तरह का करो, फिर अब जो फॉलो कर रहे हैं वो तो वही लगाएंगे ना। ये भी तो बात है। और उनके कानून के अंदर लिखा हुआ है भाई साहब, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हर किसी को अलाउ है, कर सकता है जिस हिसाब से। तो अब उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये तो सीधा सीधा उस पर पाबंदियां हैं। क्या आप अपनी मजहबी प्रैक्टिस को जो है वो खुल्लम खुल्ला मजहबी प्रैक्टिस है, नमाज कुरान पढ़ो, उस पर कोई नहीं, तो उसमें शादी वाला ये सिलसिला नहीं है, मजहब के लिहाज से नहीं है। दीन आपको आपकी पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, ये तो नहीं कि ये उठा लो बाकी छोड़ो, वो तो फिर ना फॉलो करने वाली बात हुई ना, जिसमें आपको फायदा दिखा वगैरह को बांटने का तरीका जो हमें दीन ने सिखाया, वैसे हम तो उसी को फॉलो करेंगे, उससे हट सकते हैं आप। अक्सरियत में तो लोग देते नहीं है, हालांकि देना चाहिए। जो मतलब माँ बहन बेटियां नहीं ना देती उनको जबरदस्ती देना चाहिए, जो हिस्सा है वो देना चाहिए, वो तो देना बनता है भाई। और बाकी भाई अब क्योंकि जो भाई समझदार है वो हर बंदे की सोच जो है ना वो अलग से होती है। हर बंदा चाहता है भाई साहब मेरे लिए फायदा हो, दूसरे का चाहे नुकसान हो। इसमें मेन जो चीज है ना वो देखना है कि भाई साहब कंट्री का किस में फायदा है। अब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान की बात करूं तो भाई साहब मुसलमान 4-4 शादियां जो 2-2 शादियां बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो मुस्लिम की बढ़ रही है, ठीक है।
अगर देखा पूरी दुनिया के अंदर ही पॉपुलेशन तारक भाई बढ़ रही है भाई साहब। रेशो की बात कर रहा हूँ, रेशो की बात कर रहा हूँ। देख लो कौन तो अगर जिस हिसाब से मैं कहता हूँ मुस्लिम की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में बढ़ रही है ना, मैं कहता हूँ 30-40 साल में, हाँ 30, क्योंकि हिंदू तो कहते हैं भाई साहब 2-2 बच्चे पैदा करने, मुसलमान तो कहते हैं अल्लाह की देन है पैदा करते हैं जो 10-10, 12-12। तो वो क्या होता है, पॉपुलेशन जब मुसलमानों की बराबर हो जाएगी, 20-30 सालों में बराबर हो जाएगी, फिर जनाब बहुत बड़े दंगे होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। अभी तो मुसलमान मिनोरिटी में, फिर बराबरी में होंगे तो फिर लड़ाई झगड़े चलेंगे। किस बात के लड़ाई? देख लेना भाई साहब, ये सीधी सी बात है। तब इंडिया का कानून खत्म हो जाना है। आज भी कम तादाद है मुसलमानों की, फिर भी वो शांति से रह नहीं रहे। तो कम है इसलिए शांति, जब ज्यादा होगा तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अच्छा कम है वो एक, ये कम शांति से आए दिन रोज जा रहे तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं, तो सारे ही करते हैं। कोई भी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे नुकसान हो रहा है, फायदा कोई नहीं हो रहा। फायदा भी हो रहा है, तो फिर अब देख ले सबसे फायदा कोई नहीं हो रहा। लेकिन ये भी तो है ना, यंग जनरेशन है। और मुसलमानों की बात करूं तो भाई साहब अनपढ़ है, तो भाई साहब ऐसा पढ़ाना तो उनको स्टेट की जिम्मेदारी है ना भाई। स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की भी होती है बिल्कुल। अगर स्टेट के पास पढ़ लेते और उसी हिसाब से मतलब है। अगर 10-15 साल पहले की तो सिचुएशन ले रहा है कि मुसलमान नहीं पढ़ रहे, वो आज भी बहुत कम पढ़ रहे हैं भाई साहब। आज भी हर वालिदैन चाह रहा है अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छा पढ़े। कितने बताया आपको? एक मैं बताऊं, पाकिस्तान से ज्यादा दीनी है इस्लाम वाले, वो उधर भी है, लेकिन वो भाई साहब पाकिस्तान में देख लो भाई साहब बहुत कम लोग मिलेंगे टोपी पहने हुए। नहीं, इस्लाम ने ये कंपलसरी कर रखा है कि आपने टोपी पहनी। एक में नहीं, बाप फिर कहीं दिखा दो कि ये लिखा है कि तुमने जी टोपी पहन के ही रखनी है। सर को डांटते तो है ना भाई साहब, वो उधर टोपी ज्यादा पहनी, वो तो आप अपने माहौल की मुताबिकत से देखते हैं। वही तो बात भाई मैं कहता हूँ कि इधर वाला से उधर वाले ज्यादा कट्टर है मुसलमान। इसमें लड़कियों को फायदा है, तो भाई लड़कियों को फायदा है, लड़कियों को फायदा, मुस्लिम लड़कियों को आधी जिदाद मिलेगी, सारे मुआशरे की तबाही। एक हस्बैंड उनको मिलेगा भाई, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। बाकी जो 3-4 रहेंगी वो बुढ़ापे फाशी की जिंदगी गुजारेंगी। उनके पास रुपया पैसा तो बहुत होगा, अपनी मनमानी करेंगे। हाँ, ये है कि भाई बंदा माशरा जो है माशरत खराब होगी इससे। शादी जिस तरह यूके, फ्रांस, जर्मनी से कंपेयर करें, फिर उनके जो और कानून है फिर उनको भी लागू कर देंगे अभी भाई। ना हाँ, ये है कि यूके फ्रांस को देखते हैं तो भाई उसमें ये होता है कि 4 दिन बंदा रहता है एक के साथ, फिर वो बदल के दूसरे के साथ चला जाता है। पता ही नहीं किसी को कि इसका बाप कौन है। पता सारा होता है, नहीं पता सारा होता है, लेकिन जब 4 दिन रहे फिर छोड़ दिया, जिंदगी में दोबारा मिले क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल जाती है। उनकी जो है ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट, बच्चे को सपोर्ट करती है। इधर इंडिया में कौन करेगा? बच्चे को जो है ना गंदगी के ऊपर फेंक देंगे, फिर इस तरह क्यों शादी नहीं करेंगे? शादी वाले नहीं फेंकते, जब छोड़ के मरते में चला जाना है। जब लिविंग में रह रहे हैं आज के दौर में, लिविंग में तो भाई साहब ये रह रहे हैं, क्या होगा जी? जो मर्जी कर ले भाई साहब, मुसलमान इस कानून को मेरे ख्याल में कभी भी नहीं फॉलो करेंगे। ओ भाई, उनके लिए फांसी का बनता है इस कानून को मानना। उनकी फिर उनके लिए तो जा रही है, जाए या ना जाए, वो हमने वही फॉलो करना। फिर दीन छोड़ दे अपना। बड़ा दीन को पहले फॉलो कर रहे हो तुम लोग यार, तो फिर मतलब कानूनी तौर पर हो जाएगा। तो दूसरे कौन सा फॉलो कर रहे हैं? बड़ा दीन कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो ये मैं तो कहता हूं भाई सही से फॉलो ये बड़ा अच्छा है भाई साहब। पहले से शराब ये पीते हैं, लड़की बाजी ये करते हैं, लौंडे बाजी ये करते हैं, कहते हैं दीन को फॉलो करते। कौन करता है यार? दूसरा कौन सा? हराम ये करते हैं, चरस, नशा, गांजा, उनका भुगतान भी तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। नजर नहीं आता। दूसरे मजहब नहीं करते। अच्छा, अब ये दूसरे मजहब पे आ गया। अब दूसरे मजहब जब दूसरे मजहब को की कमजोरी है, तो क्या करेंगे भाई साहब? ये तकलीफ खुद की, हमारी खुद की कमजोरी है। तकलीफ उस बंदे को होनी चाहिए कि जो सही तरीके से दीन फॉलो कर रहा है, ना वो शराब पी रहा है, ना वो झूठ बोल रहा है, ना जुआ खेल रहा है, ना रिश्वत ले रहा है, ना किसी का हक खा रहा है।
लेकर गिबत नहीं कर रहा, जो चोरी मर्जी नहीं कर कर ले, रहा, वो लगाए, सारे काम नहीं कर रहा। दंगे फसाद तो बढ़ेंगे फिर तो वो इस गुडविल मामले में कंट्री की खराब होगी। कोई हमें दंगे क्या फसाद लेना? नहीं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है ना आपको कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ के कानून को आपने फॉलो तो करना करें फिर, ठीक है भाई करें। तो जो पहला कानून है जब तो बनाने ही उसमें नहीं amendment देंगे। कर रहे हैं। 47 से लेकर आज तक जो बना हुआ वो कानून ही नहीं था। नहीं, उस वो वक्त- डॉक्टर अम्बेडकर वो का कानून ही नहीं था। उस उसके वक्त- उसकी सबसे पहली टॉप पर जो शर्त ये है कि आप अपने मजहब को फ्रीली और भाई साहब उस वक्त मोदी नहीं था, ये भी तो देखा, दंगे दुंगे छोटे मोटे होंगे फिर शांति हो जाएगी। वो हिजाब वाला मुद्दा उठा था, वो उन्होंने बिल पास कर दिया, खत्म हो गया। और भी बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, होता है 4 दिन तू मैं आती है, खीर खत्म। भाई साहब ये तो जैसा है वो चलेगा, मोदी है तो ये वो मुद्दा मुमकिन है। वैसे थोड़ा Might सा is और right। अलग आप साहब को हाँ भी might है, is right। ये तो जिसकी हकीकत लाठी है। उसकी भैंस कानून को तो भाई साहब कानून अभी कोई ना नहीं। मेरा एक सवाल है, तो अगर मुसलमान कल को बोलते हैं अगर सिविल कोड बनाना है तो फिर हमारे मजहब के हिसाब से बनाओ, तो फिर क्या हिंदू जो है वो राजी हो जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके लिए फांसी का फंदा होगा। हैं? बिल्कुल। वो भाई साहब सवाल फांसी का बनता है फंदा कि होगा। हिंदुस्तान एक, आप बोलेंगे कि भाई आपने पाकिस्तान ले लिया, मुस्लिमों ऐसी बात ना करो, क्योंकि हिंदुस्तान के जो कानून लिखा हुआ है ना वो है सेकुलर। जी। और सेकुलर का मतलब क्या है, सबके लिए एक जैसा, ठीक है। तो इसमें मिनोरिटी भी वहां पर ही खड़ी है और मेजोरिटी भी, तो उस हिसाब से भाई साहब मुसलमान कहेंगे कि भाई जिस तरह हमारा मजहब कहता है उस हिसाब से कानून को बनाओ, जिस तरह ईसाई कहते हैं वो हमारे मजहब के हिसाब से बनाओ। तो ये चल किसके हिसाब से रहा है? हिंदुओं के हिसाब से। तो यहाँ पे सवाल तो कई उठते हैं। अच्छा एक और भी मेरा सवाल है भाई कि अगर एक मतलब लड़की है, वो पहले मुस्लिम की बेटी है, बाद में वो हिंदू हो जाती है, तो वो हिंदू हो गई, लड़का जी उनका उसका भाई जो वो मुस्लिम हो गया, तो अगर उसके जायदाद का बंटवारा करना हो, क्योंकि मुस्लिम के हिसाब से तो है कि भाई साहब भाई का आधा हिस्सा होता है और बहन का जो है वो मतलब भाई का पूरा हिस्सा होता है और बहन का हाफ होता है। अब वो लड़की हिंदू हो गई, उसका तो भाई साहब उस हिसाब से पूरा आधा हिस्सा हो गया, लड़के के हिसाब से उसका लड़की का बनता है। अगर उसका वालिद हयात है, जिंदा है, तो फिर जायदाद उसकी हुई, सारे खत्म हो गए, बेदखल कर देगा। नहीं सारे खत्म हो गए, मर गए, सिर्फ वो दोनों रह गए। दोनों रह गए। बात अब कोर्ट पे है कि वो इसका फैसला कैसे करेंगी। उसका फैसला ये किया जाएगा कि ये जायदाद किसी मुसलमान की है या हिंदू की है, इसको सबसे पहले टॉप पर रखा जाएगा। जी सर, इस चीज को टॉप पर रखा जाएगा। टॉप पर रखा जाएगा, लेकिन औलाद के हिसाब से देखना पड़ता है ना। औलाद के हिसाब पे अगर वो मुस्लिम की है तो मुस्लिम तरीके से उसका बंटवारा होगा, हिंदू की है तो हिंदू तरीके से उसका बंटवारा होगा। यार चलो मजहब ने कन्वर्ट वो बाद में हुई है। अभी आपके हिसाब से क्या होगा जरूर बताइएगा। लेकिन कानून जो पास करना फिर उसके ऊपर अप्लाई भी करना चाहिए, जो जिसका हक है वो उसको जबरदस्ती दें, चाहे वो ले या ना ले, वो बाद में। तो भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर मुस्लिम कह के भाई हमारे हिसाब से कानून चले तो फिर क्या होगा। ऐसी चीज आप एग्री कर सकोगे? मेरे ख्याल में तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे और मुस्लिम भी नहीं करने वाले। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।